जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा संगत के ऊपर रही कि उनके हस्बैंड को 2 बार हार्ट अटैक से बचाया। यही नहीं संगत जी, उनके बेटे का बहुत अच्छी जगह एडमिशन हुआ और बहुत बार गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने पहले से ही सपनों के माध्यम से, विजन के माध्यम से संगत को बहुत सारी चीजों का आगाह किया, दिखाया कि ये होने वाला है। और संगत जी, उनकी यहाँ पे जब सत्संग हुआ तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उनके मुख से, यानी कि गुरुजी के स्वरूप में से सोने की गिन्नियां निकलने लगी। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। संगत की लाइफ में गुरुजी ने बहुत बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत चमत्कार किए हैं, उन्हें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और इस सत्संग का लाभ लें, गुरु जी की कृपा लें, उनका आशीर्वाद लें और आपको इस सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गुरु जी की प्यारी संगत आशा मिश्रा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। मुझे पता है गुरु जी कि बिना आपके आशीर्वाद के कोई आपका गुणगान कर ही नहीं सकता। और गुरु जी, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे आपका गुणगान करूं। प्लीज गुरु जी, मेरा हाथ थामे रखना, मेरी वाणी को संभाले रखना कि मैं वही गुणगान करूं जो बिल्कुल सही है और जो आप चाहते हैं। संगत जी, मेरा भगवान में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था, मैं इतना जानती थी कि मुझे रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना है और सोने से पहले उनको थैंक यू करके सोना है। इसके अलावा संगत जी, जो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ होते हैं उसमें मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और ना मुझे करना आता था। और संगत जी, जब मैं यहाँ आई तो मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी गुरुजी महाराज से कनेक्टेड थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाते हो तो कहने लगे कि हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, वहाँ गुरुजी का शब्द कीर्तन होता है, पंजाबी में शब्द कीर्तन बजते हैं, उसके बाद लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया जाता है और गुरुजी का आशीर्वाद लेके हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर पंजाबी में शब्द कीर्तन होते हैं तो आप लोग तो बोर हो जाते होंगे क्योंकि आप लोगों को तो पंजाबी भी नहीं आती है, आप लोग क्या करते हो वहाँ पर। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि नहीं नहीं, हमको तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, शब्द कीर्तन भी बहुत अच्छे लगते हैं, गुरुजी वहाँ पर सबको हील करते हैं, सबकी परेशानियां वहाँ दूर हो जाती है और गुरुजी सबको कोई ना कोई मैसेज देते हैं। और संगत जी, मैंने बचपन से आइडल वर्शिप देखी है तो मैं कभी मान ही नहीं सकती थी कि किसी इंसान की भी इतनी पूजा हो सकती है। और संगत जी, अगर आप रिसेप्टिव होते हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। मैं ठीक वैसी ही थी। और संगत जी, उन दिनों मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनको कुछ ब्लोटिंग प्रॉब्लम थी और भी कई समस्या थी और उस समय मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहा करते थे और मैं, मेरे भाई भाभी सब लोग यहाँ थे और जो मेरी छोटी सिस्टर थी संगत जी, वो किसी और शहर में रहती थी और हम सभी पापा के लिए बहुत परेशान थे। और संगत जी, उन दिनों में गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी और वहीं दूसरी ओर मेरी एक और दोस्त थी जो बहुत दिनों से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी। और जब उनका फोन आया तो मैंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, हम साथ में बैठते हैं, बातें करेंगे। और संगत जी, जब वो आई मेरे पास तो वो लगातार गुरुजी महाराज के सत्संग मेरे साथ करती रही। तब मुझे पता नहीं था कि इसको सत्संग कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में ऐसी कोई स्टोरी है और वो स्टोरी अपनी बता रही है और मैं उसे एज ए स्टोरी सुन रही थी। और संगत जी, जब मेरी फ्रेंड वहां से जाने लगी मेरे घर से तो जाते जाते उसने मुझे कहा कि आशा, तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम्हें एक बार गूगल पर ऑनलाइन सर्च करके देखना गुरुजी बड़े मंदिर और उनके बारे में थोड़ा पढ़ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। और संगत जी, उस टाइम पे मेरे पापा बीमार बहुत थे और उसी रात को संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन आता है। मुझे तब तो नहीं पता था संगत जी, लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि वो ड्रीम दर्शन नहीं था, वो गुरुजी का ही विजन था। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मैं, मेरा बेटा, मेरे मम्मी पापा, हम लोग कहीं जा रहे हैं और दूर कहीं एक मचान बना हुआ है और उस मचान पर एक इंसान लेटा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की धोती कुर्ता पहने हुए है और उसकी एक लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल हैं। और संगत जी, जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। और जैसे वो कहते हैं संगत जी, मैं उनकी तरफ देखती हूँ और संगत जी, मेरे
राइट हैंड साइड पर मेरा बेटा खड़ा था, जो कि उस समय छोटा था। और जैसे मैं अपना मुंह उठाती हूँ, ऊपर देखती हूँ, तो मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान जो पूरी तरीके से बॉल्ड था, जिनके बाल नहीं थे। और संगत जी, ये विजन इतना क्लियर है कि मुझे सब कुछ याद है कि उन्होंने क्रीम कलर का शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे और उनके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी एक ब्रिलियंट सी स्माइल थी। और संगत जी, जैसे मैं उनको देखती हूँ, मैं चौंक कर उठ जाती हूँ और यही सोचती हूँ कि पता नहीं कौन था मेरे ड्रीम में। और तब तक तो संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देखा था। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि गुरुजी का सत्संग होता है। और संगत जी, मैंने घर के सारे काम निपटाए, मैं बैठी, मैंने पापा को बुलाया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला। संगत जी, डॉक्टर ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पहले बोला था कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, क्योंकि संगत जी उन्हें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ। तो उस दिन मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, लीवर ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ब्लोटिंग की मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो शायद मुझे किसी खाने से एलर्जी है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अपने खाने पर ध्यान दें कि आपको किस चीज से एलर्जी हो रही है। और संगत जी, पापा बहुत खुश थे। लेकिन फिर भी संगत जी, जो सपने में मैंने देखा कि वो इंसान कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने उस सपने को पापा की खुशखबरी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया। और संगत जी, उस दिन मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैंने सोचा कि चलो दोस्तों ने बोला है तो एक बार सर्च करती हूँ कि कौन है गुरुजी। और संगत जी, जैसे ही मैंने सर्च किया, आप बिलीव नहीं करोगे, वही स्वरूप जो मैंने सपने में देखा था, क्रीम कलर का शर्ट एंड ट्राउजर, बिल्कुल बाल्ड, सर पर बाल नहीं थे और बहुत सुंदर चेहरा। और मैंने उनको जैसे ही देखा और मेरे मुंह से यही निकला कि ये है गुरुजी, ये तो मेरे सपने में आए थे। और संगत जी, मैं तुरंत उठी और अपनी फ्रेंड को फोन लगाया और कहा कि अरे भाभी, आपके गुरुजी तो मेरे सपने में आए थे। तब मेरी फ्रेंड मुझे बोली कि आशा, ये आपके लिए गुरुजी का कॉल है, आपको सत्संग में जरूर जाना चाहिए। अब संगत जी, मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आई। और यहीं पर संगत जी, मेरी एक दोस्त और है, उसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसको आर्थराइटिस है, थायराइड है, शुगर है। और संगत जी, बहुत कम एज में उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैंने उससे कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि उनके यहाँ बहुत पावर्स हैं, सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, सारी समस्या ठीक हो जाती है। तो उसने मुझे कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। और फिर संगत जी, हम दोनों सत्संग में गए। और संगत जी, जैसे हम वहाँ पहुंचे, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना सुंदर, इतना सरीन, इतना डिवाइन दरबार नहीं देखा था। और संगत जी, हम वहाँ पर किसी को भी नहीं जानते थे, इसलिए हम वहाँ चुपचाप जाकर के बैठ गए। और संगत जी, वहाँ इतनी शांति कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, वहाँ पर शब्द तो कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन एक शब्द मुझे बहुत समझ में आ रहा था, वो था गुरुजी मैं तेरी पतंग। और संगत जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग वापस सत्संग से आ रहे थे तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, तो कहने लगी मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, उसके बाद वो भी अपने घर चली गई, मैं भी अपने घर आ गई। और थोड़ी देर के बाद मेरी उसी फ्रेंड का फोन आता है और कहती है कि आशा, गुरुजी में तो बहुत पावर्स है। तो वो कहने लगी कि आशा, तुमने तो कहा था मुझे दरबार में कि तुम अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स गुरुजी से बोल देना, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने वहाँ पर बैठकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप हो तो मेरे हस्बैंड की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देना। और कहती है कि देखो, बस अभी मैं घर आई हूँ सत्संग से और अभी मेरे पास मेरे हस्बैंड का फोन आया और कह रहे हैं जिसने भी उनके अगेंस्ट कंप्लेन की थी उसकी जॉब चली गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने कहा कि सच्ची, फिर तो गुरुजी में बहुत पावर्स है। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो फिर अगले थर्सडे को भी चलेंगे। और संगत जी, हम लोग अगले थर्सडे को भी गए। और संगत जी, जब दूसरी बार गए तो बहुत बहुत शांति हमें लगी। वैसे तो संगत जी, हम बहुत सत्संग में जाया करते थे, लेकिन वो सत्संग अलग होते थे जहाँ बहुत शोर शराबा होता था, भजन गाए जाते थे, ये पूजा वो पूजा, शोर शराबा किया, डांस वांस किया, उछल कूद किए और घर आ गए। लेकिन ये सत्संग बहुत अलग था। जब आप 1.5-2 घंटा चुपचाप बैठते हो तो उस समय आप अपने आप को रीड करते हैं। और संगत जी, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। और जब तुम अपने आप को उस समय, उस 2 घंटे में अपने आप को रीड कर रहे होते हो तो बहुत कुछ रियलाइज करते हो। और संगत जी, आप बहुत कुछ गलत किसी को बोल देते हो, कुछ गलत कर देते हो, तो गुरुजी आपको सोच आपके अंदर डाल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। और धीरे धीरे गुरुजी आपको क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और संगत जी, सारी चीजें मुझे अब जा करके समझ में आई, उस वक्त मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आया था। और संगत जी, जब मैं तीसरी बार सत्संग में गई तो मैं वहाँ बाथरूम में लॉक हो गई और मैं वहाँ भाभी भाभी चिल्ला रही हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। और तभी संगत जी, किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा सामने एक अंकल है। और अंकल ने दरवाजा खोलते ही कहा कि आंटी, गुरुजी ने आपके चलो कोई कष्ट काट दिए हैं। और संगत जी, जब मैं घर आई तो थोड़े दिनों के बाद मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। और संगत जी, जब मैं सत्संग में जाया करती थी ना, तो वहाँ मैंने एक चीज सीखी है कि आपको हमेशा भगवान से बातचीत करते रहना चाहिए। तो संगत जी, ये भी गुरुजी ने सिखाया
और अभी तक तो संगत जी क्या करती थी कि रिचुअल्स थे, रिचुअल्स को रिचुअल्स की तरह लिए, अगरबत्ती जलाई और काम हो गया, ड्यूटी पूरी हो गई। मुझे नहीं पता था और मुझे नहीं आता था कि कैसे ईश्वर से प्यार करना है। वो गुरुजी ने मुझे सिखाया है। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि अपने भगवान से कैसे प्यार करो, बस प्यार करो और कुछ नहीं करना है, बस प्यार करो। और संगत जी मैं जब भी सत्संग में जाती तो वहाँ ये बोला करती थी कि गुरुजी एक दिन तो सबके पेरेंट्स को जाना है। लेकिन संगत जी मैंने अपने सास ससुर को बहुत बहुत कष्ट में देखा है पिछले 10 सालों से, और वो पूरी तरीके से बेड रिडन थे। मैंने उन्हें बहुत कष्ट में देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स ऐसे जाए, वो चलते फिरते चले जाए। सबके पेरेंट्स को जाना है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड थोड़े दिनों के बाद संगत जी पापा रियली वेरी अनवेल एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और हम दोनों भाई बहन यहाँ से गए, मेरी सिस्टर वहाँ से आ गई, और संगत जी हम तीनों वहाँ पहुंच गए। और 5 दिन तक संगत जी मेरे पापा आईसीयू में रहे एंड ही वाज पास्ड अवे। एंड संगत जी जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं पूरी तरीके से गुरुजी से डिस्कनेक्टेड हो गई, क्योंकि संगत जी मैंने ये थोड़ी ना मांगा था कि वो पास्ड अवे हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि संगत जी उनको तो कभी 99 फीवर भी नहीं हुआ था, और सडनली वो ऐसे बीमार हुए कि 5 दिन के अंदर वो हमें छोड़कर चले गए, और मैं कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो गई गुरुजी से, न जोत जलाना न बातचीत करना। और संगत जी मेरी मम्मी तो बहुत अफेक्टेड हुई थी, उनकी हेल्थ तो बहुत बहुत गिर गई थी, उनको बहुत अफेक्ट हुआ था। और संगत जी वहाँ पर मुझे मम्मी के पास जयपुर में 2.5 महीने रुकना पड़ा, क्योंकि मम्मी का वीजा होना था और मम्मी मेरे साथ आने वाली थी। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर डिपेंडेंट वीजा मिलना बहुत आसान नहीं है। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं वहाँ जाता हूँ, वीजा का अरेंजमेंट करता हूँ, तुम मम्मी के साथ रहो और उनको लेकर आना। और संगत जी जब वो यहाँ आया लौट करके तो उसे पता चला कि इतना आसान नहीं है वीजा मिलना, यहाँ तो बिल्कुल भी वीजा देते ही नहीं है पेरेंट्स के लिए। और संगत जी बहुत दिमाग लगाया कि क्या करे, कैसे करे, किससे कहे, और ऐसे करते करते संगत जी 2.5 महीने बीत गए। और इसी बीच संगत जी मेरी एक फ्रेंड जो लुधियाना में रहती थी, वो जयपुर से होते हुए अहमदाबाद जा रही थी, तो उसे पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, और उसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उसने मुझे कहा कि मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं एक दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी और फिर मैं यहाँ से फिर अहमदाबाद चली जाऊंगी। और संगत जी जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, मैंने उसे भी थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में बताया हुआ था। और संगत जी वो यहाँ पर आई, मेरे साथ एक दिन रुकी, और वो अगले दिन अहमदाबाद के लिए निकली। तो संगत जी उसका अहमदाबाद पहुंचने के बाद मेरे पास फोन आता है, तो कहने लगी कि आशा जब मैं तुम्हारे घर से निकली तो मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिखी जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने मम्मी से कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझे कुछ तो मैसेज दे रहे हैं, मुझे पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ सत्संग होते हैं, एंड आई मस्ट गो एंड अटेंड द सत्संग। और संगत जी वहाँ पर मुझे एक आंटी के बारे में पता चला जो कि गुरुजी की एक ओल्ड संगत थी। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मैं आकर के आपसे बात करना चाहती हूँ। एंड संगत जी शी वाज सो स्वीट, जैसे कि हर गुरु संगत होती है वैसे ही वो बहुत स्वीट थी। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, और मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी तरीके से गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, मेरे पापा की डेथ हो गई है। और संगत जी उन्हें मैंने अपने ड्रीम के बारे में बताया, जो मैंने ड्रीम देखा था जब फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बताओ कि इंसान की लंबी दाढ़ी और लंबे बाल कब होते हैं। तो मैंने कहा कि जब डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक जब बाल वगैरह नहीं काटते हैं तब जनरली बाल लंबे हो जाते हैं और दाढ़ी आ जाती है। तो आंटी कहने लगी कि आंटी योर फादर हैड सच अ लॉन्ग लाइफ, और आप खुद ही बोल रहे हो कि वो बीमार नहीं होते थे, और अब की बार जो बीमार हुए थे तो इतना ज्यादा बीमार हो जाते कि आप तीनों भाई उनकी सेवा करते करते ऋण में डूब जाते, और तब आपका ये हाल होता कि लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, क्योंकि आप कुछ भी करके उनको ठीक नहीं कर पाते। और देखो गुरुजी ने आप दोनों को एक ही बार में दोनों को ब्लेस किया, उनको भी अपने पास बुला लिया, और आप तीनों की भी कंडीशन ऐसे नहीं होने दी। तो यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। और संगत जी तब मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे गुरुजी का प्यार है, और मैं यही तो मांगती थी। कभी मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं होना पड़े कि वो बेड रिडन हो जाए, और उन्हें पता भी नहीं चला वो 5 दिन आईसीयू में रहे एंड ही पास्ड अवे। और संगत जी घर में शब्द बजना फिर शुरू हो गए, लेकिन हमारे घर में जो मंदिर था मैंने फिर भी वहाँ जाना अभी बंद कर रखा था, मैं वहाँ नहीं जा रही थी। और संगत जी जब 2.5 महीने हो गए तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं मैं अब ऊपर मंदिर में जाती हूँ। और संगत जी मेरी मम्मी एक डिब्बी में जोत को घी में भिगो कर रखा करती थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जोत मैं यहाँ जलाऊंगी और बाकी की जोत जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, वहाँ पहुँचने के बाद जलाऊंगी। अब आप ही जानते हो कि कैसे करना है, कैसे मैं मम्मी को लेकर वहाँ पहुँचूंगी। 2.5 महीने हो गए हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो वहाँ पर है और मैं मम्मी के पास यहाँ हूँ, और मैं मम्मी को भी नहीं बोल सकती कि मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, क्योंकि उनको भी मेरी जरूरत है यहाँ पर। और आप ही जानते हो कि कैसे क्या होगा, अगर होना है तो बताओ और अगर नहीं होना है तो वो भी बताओ, ताकि हम लोग कोई दूसरा स्टेप ले। और संगत जी जब मैं जोत जला करके नीचे आती हूँ तो मेरे ब्रदर का फोन मेरे पास आता है और कहता है कि मम्मी का वीजा हो गया है, तुम्हारे हस्बैंड का कॉल आया? तो मैंने कहा कि नहीं अभी तक तो नहीं आया, और कहने लगा कि मम्मी का वीजा हो गया है
और जैसे ही संगत जी उसने फोन रखा, मेरे मोबाइल पर मेरे हस्बैंड का फोन आता है और कहते हैं कि आशा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मम्मी का वीजा मेरे ऑफिस में मेरे हाथ में देकर गए हैं और मुझे इसको कलेक्ट करने के लिए जाना नहीं पड़ा है। और कहने लगे कि एक ऐसा वीजा है जहाँ पर मम्मी को बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे, तुम तो बस मम्मी के सारे पेपर्स टेस्ट करवाओ और यहाँ लेकर मम्मी को आ जाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया और संगत जी मैंने बात की ट्रैवल एजेंट पे। ही वॉज वेरी नाइस। उसने कहा कि मैं घर पर आकर के सारी चीजें कलेक्ट कर लूंगा और कहने लगा कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यह लेने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी थोड़े दिनों के बाद उनका फोन आया और कहने लगे कि सारे पेपर्स का काम हो चुका है, आप आ जाइए और वीजा कलेक्ट कर लीजिए। अब संगत जी जब सारे पेपर्स लेने के लिए हम वहाँ पहुंच रहे थे तो जैसे ही वहाँ गए तो मैंने उनकी ट्रैवल एजेंसी का नाम पढ़ा, छतरपुर ट्रैवल एजेंसी। और जब मैंने देखा कि छतरपुर ट्रैवल्स नाम है एजेंसी का, मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा कि गुरुजी ये सब आप कर रहे हो और अगर आप कर रहे हो तो मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी हम अंदर गए तो उसने कहा कि सारे पेपर्स रेडी है, आप जा सकते हो आराम से। तो मैंने कहा कि जा तो सकते हैं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी टिकट्स नहीं है, दिसंबर का टाइम था। मेरी मम्मी ने संगत जी अपने भगवान से बोल लिया था, अपने मन में बोल लिया था कि गुरुजी अगर मैं जाऊंगी तो 14 दिसंबर से पहले और नहीं तो 14 जनवरी के बाद। और संगत जी ये बात मेरी मम्मा ने मुझे नहीं बताई थी। संगत जी जब मैं ट्रैवल एजेंसी के पास थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना नहीं है। तो मैंने कहा कि जाना तो है लेकिन टिकट्स नहीं हो रहे। तो वो मुझसे कहने लगे कि आपको कितने टिकट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे 2 ही टिकट्स चाहिए। तो कहने लगा कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं देखता हूँ। और संगत जी उसने देखा और 10 मिनट के अंदर अंदर संगत जी उसने हमारे टिकट्स कंफर्म कर दिए। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया और कहा कि तुम लोग तो कह रहे हो कि टिकट्स नहीं हो रही है और इन्होंने तो मेरी टिकट्स कर दी। और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे एक काम करो, तुम सारे टिकट्स मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे, मैं चेक करता हूँ कि वो जेन्युइन है या नहीं। और संगत जी जब मैंने भेजे तो उनका रिप्लाई आया कि सारे टिकट्स जेन्युइन है। और हस्बैंड कहने लगे कि टिकट्स कल की है, बस अब जल्दी से घर जाओ, पैकिंग करो और यहाँ आ जाओ। और संगत जी हम लोग जल्दी जल्दी घर गए और बाकी के सारे काम को वाइंड अप किया। और अगले दिन संगत जी हम फ्लाइट पर बोर्ड हो गए। और संगत जी हमारे पास इकोनॉमिक क्लास की टिकट्स थी। मैंने मम्मी को एक जगह बिठाया। संगत जी जब मैंने टिकट काउंटर पे दिया तो जो लेडी काउंटर पे खड़ी थी उसने कहा कि आपको बिजनेस क्लास का टिकट क्रेडिट किया जाता है। मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप मेरी मम्मी को इतने प्यार से लेकर जा रहे हो। मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मम्मी को मैं भैया भाभी के पास पहुंचाऊं और गुरुजी मेरी मदद कर रहे थे, जहाँ मेरी मम्मी बहुत बहुत कंफर्टेबली यहाँ पहुंच गए। और संगत जी हम वहाँ पहुंच गए और मम्मी का बड़े आराम से वहाँ पर मेडिकल हुआ और वो लोग भी काफी शॉक्ड थे कि आप लोग का बिना मेडिकल के कैसे यहाँ पर भेज दिया। और यहाँ आकर के भी संगत जी उनका मेडिकल वहाँ हुआ जहाँ पर रॉयल लोगों की होती है। और संगत जी ये सब तो बिना सोर्स के हो ही नहीं सकता था, लेकिन हमारे सबसे बड़े सोर्स तो थे हमारे गुरुजी। ये सब कुछ संगत जी वही कर रहे थे, ये उन्हीं की ग्रेस थी। और फिर संगत जी मेरी वही फ्रेंड जिसको मैं अपने साथ सत्संग में ले गई थी, उसकी ब्रदर इन लोग को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो बिहार के एक छोटे से गाँव में रहते थे। तो संगत जी उन्होंने फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा था और उनकी कंडीशन डे बाय डे बहुत कम हो रही थी, गिरती जा रही थी। और फिर संगत जी मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड बॉम्बे चले गए और संगत जी मैं बराबर उसके कांटेक्ट में थी, पूछती जा रही थी कि कैसे हाल है, क्या हाल है। और संगत जी वो हर दिन रोती थी और कहती थी कि बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। और संगत जी एक दिन उसका फोन आता है और कहती है कि आशा अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे ब्रदर इन लोग भी जानते हैं कि अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उनकी 2 बच्चियां हैं जो कि बिहार में हैं और वो इनसे मिलना भी चाहती है और ये भी उन बच्चों से मिलना चाहते हैं। और क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये तो कुछ घंटों के मेहमान हैं। और संगत जी मैंने फोन रख करके मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी मुझे पता है कि आप उनको ले जा रहे हो, कोई रीजन होगा जो आप उनको ले जा रहे हो, लेकिन गुरुजी उनको ले जाने से पहले उनकी ख्वाहिश तो पूरी कर दो, उनको एक बार उनके बच्चों से तो मिलवा दो। और संगत जी वो इतने वीक हो गए थे कि उन्हें फ्लाइट से नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। और फिर संगत जी उन्होंने एम्बुलेंस की और वो लोग बाय रोड गए और 2 दिन में संगत जी वो बॉम्बे से बिहार पहुंचे। और संगत जी जिस दिन वो पहुंचने वाले थे तब यहाँ पर 3 बज रहे थे और वहाँ पर 5:36 हो रहे थे। संगत जी मुझे गुरुजी ने विजन दिखाया, मैंने देखा कि गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि एक एम्बुलेंस है जो कि बहुत ज्यादा डर्टी हो गई है। जिस प्रकार से एक लंबे ट्रैवल के बाद गाड़ी खराब हो जाती है वैसी वो खराब हो गई थी और वो गाड़ी एक पतली सी लेन से होते हुए एक घर के सामने रुकती है। और संगत जी वो घर कॉर्नर का घर था और जैसे ही गाड़ी वहाँ रुकती है संगत जी मेरी नींद खुल जाती है, मेरी आंखें खुल जाती है। और संगत जी मैंने टाइम देखा, मुझे लगा कि शायद इंडिया में तब 6 बज चुके होंगे। मैंने सोचा कि चलो कॉल करती हूँ और मैंने वहाँ कॉल किया। और संगत जी जैसे ही मैंने फोन लगाया तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि आशा हम अभी ही पहुंचे हैं, लेकिन तुम शायद बिलीव नहीं करोगी, जैसे हम यहाँ पर पहुंचे ना तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत लग रही है, ना कोई और अरेंजमेंट्स की जरूरत लग रही है, जो कि हम सारे
अरेंजमेंट कर चुके थे यहाँ पर, और वो अपने बच्चों से मिलकर के इतने खुश हैं कि इससे पहले हमने उनको इतना खुश नहीं देखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करूं। शुक्राना शब्द गुरुजी के लिए बहुत बहुत छोटा है, लेकिन गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है। विनम्र होना सिखाया है, समझना सिखाया है, हर इंसान के प्रति प्यार सिखाया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं किन किन चीजों के लिए आपका थैंक यू करूँ गुरुजी, समझ में नहीं आता। नाउ संगत जी, मेरा बेटा 11th क्लास में आया था, तो मेरे हस्बैंड को लगता था कि उसे +2 इंडिया से करना चाहिए। अब संगत जी, ईद की छुट्टियां थी तो हम लोग इंडिया गए, और हमारे इन-लॉज की फैमिली अहमदाबाद में सेटल थी, तो हमने सोचा कि अहमदाबाद में ही इसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन संगत जी, मेरा बेटा बिल्कुल खुश नहीं था, उसे यहाँ से करना ही नहीं था, वो वहीं से करना चाहता था। और हम उसे बार बार कह रहे थे कि नहीं बेटा, यहाँ से करना बहुत अच्छा रहेगा। और संगत जी, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते वो इतना दुखी था, तो हमने उससे कहा कि चलो एक काम करते हैं कि हम तुम्हारा एडमिशन नहीं करवाते, बस अहमदाबाद जा रहे हैं तो स्कूल एक बार दिखाते हैं। और संगत जी, हम लोग अहमदाबाद गए, हमने बहुत मस्ती वस्ती की और 3-4 दिन वहाँ रह करके वापस आ गए, और हमने एक भी स्कूल में विजिट नहीं किया। और संगत जी, 1 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड फिर से बोलने लग गए कि कितना अच्छा डिसीजन था, इसका अहमदाबाद के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते। तो फिर संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया लखनऊ में, जो कि प्रिंसिपल थी, और मैंने उससे कहा कि ऐसा हम इसके लिए चाह रहे हैं कि इसका एडमिशन वहाँ हो जाए। तो वो कहने लगी कि आ जाओ, यहाँ पे तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में मिल जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे इसको एक प्रॉपर स्कूल में, एक बहुत अच्छे प्रॉपर स्कूल में इसका एडमिशन करवाना है। पर संगत जी, वो भी सोच में पड़ गई, लेकिन गुरुजी ने उसको ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसा स्कूल बताया जहाँ पर टीचर्स को आंटी एंड अंकल कहते हैं। तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि स्कूल में बात हो गई है, उसको एक एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। संगत जी, मैंने मेरे बेटे को कहा कि अब हम वहाँ चलते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, लखनऊ का बेस्ट स्कूल है। और संगत जी, जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि टीचर्स को वहाँ पर अंकल और आंटी कहते हैं। तो वहाँ जाके समझ आता है कि ये तो गुरुजी ने गाइड किया है, गुरुजी ने हमें यहाँ पहुँचाया है। और संगत जी, जब हम स्कूल में वाइस प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने क्लास टीचर को बुलाया और कहा कि आप सुधांशु को क्लास में लेकर जाइए। और वाइस प्रिंसिपल ने सुधांशु को कहा कि अपनी क्लासेस शुरू करो। तो वाइस प्रिंसिपल कहने लगी कि हाँ, इसका एडमिशन तो हो गया है, लेकिन जो 12th क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन चलता है वो ऑलमोस्ट पूरा होने आ गया है, तो देखते हैं कि इसका कैसे क्या संभव हो सकता है। और संगत जी, 1 हफ्ते के बाद प्रिंसिपल का मेरी सिस्टर के पास फोन आता है कि योर नेफ्यू इज वेरी लकी, एक बच्चे ने यहाँ से ड्रॉप आउट किया था, देयर इज अ सीट फॉर योर नेफ्यू, तो उसका 12th का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहीं से हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और उसने अपनी पढ़ाई वहाँ स्टार्ट कर दी। संगत जी, 26 को मैं लखनऊ पहुंची थी और 27 को उसने अपनी स्टडी शुरू कर दी थी, और 10 अक्टूबर को संगत जी दशहरा था। और मुझे ऐसा लगा कि संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ठीक नहीं है, वो पटना में है। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि इसने स्कूल तो स्टार्ट कर दिया है, इस बीच में अपनी मदर इन लॉ से मिलकर आती हूँ। शी सेड फाइन। और संगत जी, मैं पटना चली गई। और संगत जी, जब मैं पटना पहुंची तो वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, बेड रिडन तो वो पहले से ही थी, उन्होंने बातचीत भी बंद कर दी थी। और संगत जी, मैं सुबह पहुंची थी और शाम को मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको प्यास लगी है, तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। और संगत जी, हमने उनको पानी पिलाया और उनकी डेथ हो गई। और संगत जी, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि क्यों गुरुजी ने मुझे लखनऊ भेजा, जो कि पटना से बहुत करीब था। और मेरी मदर इन लॉ संगत जी मुझे बहुत बहुत प्यार करती थी, और गुरुजी ने मुझे उनके अंतिम दर्शन के लिए भेज दिया। और संगत जी, अब मुझे समझ में आता है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम कब से कनेक्टेड हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो जन्म भी गुरुजी की ग्रेस से ही है, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ग्रेस से ही मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली मिली, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए। तो थैंक यू गुरुजी, ऐसे ही आप मेरा हाथ पकड़े रखना, अपने चरणों में बिठाए रखना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, मैं अपने मदर इन लॉ के सारे रिचुअल्स पूरे करके जब मैं वापस लखनऊ पहुंची अपनी सिस्टर के पास, तो मैंने उससे कहा कि अब हम एक घर लेते हैं। तो मेरी सिस्टर मुझसे कहने लगी कि हमारे साथ ही रह जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, एक घर लेते हैं। और संगत जी, उसी कॉम्प्लेक्स में गुरुजी महाराज ने मुझे इतना सुंदर 7th फ्लोर पर बहुत बहुत सुंदर 3 बेडरूम का घर दिलाया, और जहाँ गुरुजी ने हमें बहुत मजे से 2 साल रखा वहाँ पर। और संगत जी, जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो मैंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड से कहा कि हम सबसे पहले यहाँ पर सत्संग करेंगे। और संगत जी, वो बहुत सुंदर गुरुजी का बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्वरूप बनाकर लेकर आए, और इस प्रकार से हमारे घर पे पहला सत्संग हुआ। संगत जी, वहाँ पर एक संगत आई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी, जब आपने दरबार हटाया तो कुछ देखा? तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं इतनी लालची हूँ कि मैं हर बार जब भी गुरुजी के स्वरूप को फील करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं से कुछ दिख जाए, मुझे अमृत वर्षा दिख जाए, गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स दिख जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखता। क्या आंटी, आपको कुछ दिखा है तो प्लीज मुझे बताओ। तो वो कहने लगी कि आंटी, जब आप गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगा रहे थे तो गुरुजी के स्वरूप में से उनके मुंह से गोल्ड के कॉइन्स निकल रहे थे। और संगत जी, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को यहाँ पे +2 करवाने के लिए लेकर आई हूँ, और वो बहुत अच्छा करेगा, और मेरा बहुत अच्छा निर्णय
बनने रहेगा, गुरुजी ने ये सब मुझसे करवाया है। लेकिन वो आंटी मेरे जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी जब दोबारा कभी आपको ऐसा दिखे तो मुझे जरूर बताना। और संगत जी 6-7 महीने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ और संगत जी रात के 12 बजे हमें खबर मिली कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। हमने बहुत तुरंत आनंद फानन में ट्रैवल एजेंट को फोन किया। मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड ने टिकट्स लेने में, सारे पेपर वर्क में बहुत ज्यादा हमारी मदद करी। और संगत जी मेरी टिकट्स लखनऊ से बॉम्बे और बॉम्बे से यहाँ के लिए हुई। और संगत जी जब मैं बॉम्बे से बोर्ड कर रही थी तब मुझे खबर मिली कि मेरे हस्बैंड को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। और मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी की कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। और संगत जी फ्लाइट में मेरी बोर्डिंग हो चुकी थी और फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, तो मुझे लगा कि अब किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और बड़ी बेचैन हो रही थी। लेकिन मैं अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कभी भी बात कर सकती थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने अपने हस्बैंड के चेहरे पर हमेशा स्माइल देखी है, जब मैं वहाँ पहुंचूं तो उसके चेहरे पर स्माइल हो ना कि दर्द हो। और संगत जी जब तक मैं वहाँ पहुंची तब तक उनका एनजीओ हो चुका था, 2 स्टेंट लग चुके थे। और जब मैं उनके कमरे में पहुंची संगत जी वो वाकई में स्माइल कर रहे थे और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। और वही हुआ जो मैंने गुरुजी से मांगा था। और धीरे धीरे संगत जी मेरे हस्बैंड रिकवर करते गए और जब ठीक हो गए संगत जी तो मैं वापस लखनऊ आ गई अपने बेटे के पास। संगत जी जब मैं लखनऊ लौट आई तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर एक सत्संग अटेंड किया था। और संगत जी सत्संग अटेंड करने के बाद जब वो ऑफिस में बैठे हुए थे तो उनको अचानक याद आया कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें क्रिटिकल इलनेस जो है वो भी कवर्ड हो जाती है। और संगत जी जो इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने किया था उसमें वो ऑलरेडी 4 लाख प्रीमियम भर चुके थे। और संगत जी बाद में जाके उन्हें ऐसा लगा कि प्लान बहुत बकवास सा है, तो उन्होंने इस एजेंट को कहा कि मैं अब और प्रीमियम नहीं दूंगा, जो जितना मैंने भर दिया है मैं अब उतना ही रहने दूंगा। और संगत जी उस दिन सत्संग के बाद पता नहीं कैसे गुरुजी उन्हें इस इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में याद दिलाते हैं और ये उस एजेंट को बात करते हैं। और मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि मैं वहाँ ऑफिस जाता हूँ और अपना पैसा विड्रॉ करता हूँ। तो जब वहाँ ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो ये बोलते हैं कि लेकिन मुझे तो अटैक 19 अगस्त को आया है। तो फिर वो एजेंट कहने लगा कि आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हॉस्पिटल्स के लगेंगे जब आपको अटैक आया था। लेकिन संगत जी यहाँ पर पेपर्स मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन संगत जी जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे तो इनकी सेवा के लिए, इनकी सर्विस के लिए जो नर्स रखी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और सारे डॉक्यूमेंट्स इनको दिए और इन्होंने वहाँ ऑफिस में जाकर के सबमिट कर दिए। और संगत जी जब मैं लखनऊ में थी तो मेरे हस्बैंड का फोन आया और कहते हैं कि आशा अभी की अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में 16 लाख ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैंने सोचा कि मैं उन आंटी को फोन करती हूँ जिन्हें गोल्ड कॉइन्स दिखाई दिए थे और मैं उनको बताती हूँ कि क्या वाकई में उस गोल्ड कॉइन्स के देखने का मतलब ये था। और मैंने आंटी को फोन किया और सब बताया तो आंटी ने कहा कि हाँ मुझे तो 6-7 महीने पहले ही आपके घर में गोल्ड कॉइन्स गिरते हुए दिखाई दिए। और संगत जी उस सत्संग में संगत जी मुश्किल से 200-300 रुपए मेरे कुछ खर्च हुए होंगे, लेकिन गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की कि जो ऑपरेशन में पैसे लगने थे वो भी बहुत कम लगे और ऊपर से 16 लाख रुपए और हमारे अकाउंट में आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मेरे बेटे के 12th बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे और वो डिफरेंट कॉलेजेस के लिए एग्जाम दे रहा था और उसका एक सेंटर बहुत दूर था जो कि मेरे घर से बहुत दूर था। और संगत जी मैंने प्लान किया कि हम लोग सुबह निकलेंगे और जहाँ पर सेंटर है वहीं पास में एक आंटी का घर है जहाँ पर परमानेंट गुरुजी का दरबार है। और मैंने सोचा कि मैं आंटी को फोन करूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आंटी क्या मैं 2 घंटे गुरुजी के दरबार में बैठ सकती हूँ और जब इसके एग्जाम्स खत्म होंगे तो मैं इसको लेकर आ जाऊंगी। और संगत जी जब मैंने उनको फोन लगाया, शी इज वेरी काइंड, वेरी पोलाइट। उन्होंने कहा कि गुरुजी का दरबार है, आप चाहे जितनी देर भी यहाँ बैठ सकते हो। और संगत जी ये सारा प्लानिंग हो गया। उसके बाद सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने एक और सरप्राइज दे दिया। वो अचानक से वहाँ पर लखनऊ में आ गए। तो मैंने उनको बताया कि देखो मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया था, इसलिए मैं तो दरबार तो जाऊंगी, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है। और संगत जी हमने अपने बेटे को सेंटर पे छोड़ा और हम उन आंटी के घर पे जाकर के बैठे दरबार में। और संगत जी आंटी ने मेरे अंकल को कहा कि अंकल आगे आ जाओ। और थोड़ी देर बाद आंटी मेरे अंकल को कहती है कि श्रीवास्तव अंकल क्या आपकी पीठ में कोई दर्द है? तो अंकल कहते हैं कि नहीं आंटी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आपकी पीठ पर कुछ होने वाला है, लेकिन आप घबराना मत, मैंने कवच डाल दिया है। और संगत जी उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 6 महीने के बाद मेरे हस्बैंड की पीठ पर एक छोटा सा सिस्ट डेवलप हो गया। और संगत जी वो धीरे धीरे वो सिस्ट काफी ग्रो कर गया। और संगत जी कुछ समय के बाद उस सिस्ट में से पस आने लगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसमें से पस आ रहा है, अब तो हमें किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो फिर इंडिया चलते हैं। और संगत जी जैसे हमने आज डिसाइड किया कि परसों जाना है इंडिया, तो मैंने सोचा कि इंडिया जा रहे हैं तो उसके पहले हम
हम लोग घर में सत्संग कर लेते हैं। और अगले दिन संगत जी हमने सत्संग किया और फिर हम फ्लाइट लेकर इंडिया आ गए। अब संगत जी जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सिस्ट बहुत बड़ा है, ऑपरेट होगा और ऑपरेट करके निकाला जाएगा और इसको बायोप्सी के लिए भेजा जाएगा। और संगत जी अगले दिन मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया। चूंकि वो संगत जी हार्ट पेशेंट थे तो उन्हें एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था। और जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बहुत मुश्किल था इस सिस्ट को बाहर निकालना, क्योंकि ये सिस्ट गहराई में बहुत जड़ तक जमा हुआ था और इसको निकालना बहुत मुश्किल था। और संगत जी सिस्ट को बायोप्सी के लिए भेज दिया गया और मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया गया और हमें हर हफ्ते ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे। और संगत जी 10 दिन के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने जाते हैं और डॉक्टर इन्हें ये कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये सुन लिया तो इनको ऐसा हुआ मेरे हस्बैंड को कि चलो वापस चलते हैं। और संगत जी जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए इनको दोबारा सेकेंड अटैक आ जाता है। और संगत जी मैं वापस दोबारा वहाँ जाती हूँ उनके पास और मेरे भाई भाभी मुझे एयरपोर्ट लेने आते हैं। और जैसे हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं संगत जी हमारी कार का किसी और कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन संगत जी मुझे 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था तो जैसे तैसे संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। और चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को दोबारा स्टेंट डलने थे, 2 स्टेंट और डले। और संगत जी 1 साल के बाद जब हम इंडिया में चेकअप करने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा कि जो सेकेंड टाइम इनको अटैक आया वो बहुत फैटल था और दूसरी बार जिसने भी इनकी स्टेंटिंग की है वो शायद बहुत बड़े एक्सपर्ट है। और संगत जी मैंने इस बात को अपने एक्सीडेंट से कनेक्ट किया कि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली और हमारा एक्सीडेंट हुआ तो ये गुरुजी की कृपा थी कि मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी तकलीफ को वो एक छोटे से एक्सीडेंट में कटवा रहे थे। तो संगत जी अब समझ में आने लगा है कि गुरुजी आपकी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और संगत जी हम जितनी दूर तक देख सकते हैं हम उसके आगे नहीं देख सकते कि उसके आगे क्या है, लेकिन गुरुजी तो सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के सत्संग तो बहुत है लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।